नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी और अहम जानकारी के साथ। कल समीक्षा बैठक करेगा चुनाव आयोग। चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ में बैठक हो रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर यह बैठक है। टीकाकरण की समीक्षा की जाएगी। रैली, रोड शो, पाबंदियों की समीक्षा होगी कि आखिरकार जो तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं उनका अक्सरशः पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। रैली, रोड शो, पाबंदियों की समीक्षा चुनाव आयोग करने वाला है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। हाल ही में पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेकर आए चर्चित हुए असीम अरुण को कन्नौज से प्रत्याशी घोषित किया गया, तो वहीं आदित्य सिंह को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं तीसरी लिस्ट में पार्टी ने हाल ही में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में आने वाले नितिन अग्रवाल को हरदोई सदर से प्रत्याशी बनाया है। तो बिधूना से रिया शाक्य को टिकट मिला। आपको बता दें कि जारी की गई लिस्ट में 85 टिकटों में 15 महिलाओं को तरजीह दी गई है। कांग्रेस समर्थक तौकीर रजा की बहू ने अपने ही घर में बगावती सुर इख्तियार कर लिए हैं। रजा की बहू निदा खान अब खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कारण ही महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। उन्होंने ये बयान 3 तलाक के संदर्भ में दिया है। गुरुवार को एक टीवी चैनल में दिए गए इंटरव्यू में तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा 3 तलाक कानून लाकर बीजेपी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया। वहीं उन्होंने कहा हमारा साथ किसी ने भी नहीं दिया। हमारे दुख को सिर्फ बीजेपी सरकार ने समझा। बीजेपी सरकार ने ही हमारा साथ दिया है। तो कड़कड़ाती ठंड के बीच राजनीतिक गर्माहट देखने को मिल रही है। सत्तारूढ़ दल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहता है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ताजनगरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर सूबे में पुनः भाजपा की सरकार बनाने की प्रार्थना की है। उसके बाद भाजपा अध्यक्ष 5 सितारा होटल पहुंचे, जहां उन्होंने 2 भागों में आगरा और अलीगढ़ मंडल की 40 विधानसभाओं को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जेपी नड्डा ने बैठक में आपसी मनमुटाव खत्म करने की सलाह पदाधिकारियों को दी है। उन्होंने कहा अहम को त्याग कर पार्टी की जीत में जुटें और हर विधानसभा पर कमल खिलाएं। उन्होंने इस बीच जीत के मंत्र भी दिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव से आने पहले आज किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा मंत्री अजय मिश्रा 120B के मुजरिम हैं। टिकैत अभी 3 दिन खीरी में ही रहकर जेल गए किसानों से मुलाकात करेंगे और उनके परिजनों से भी मिलेंगे। टिकैत ने कहा कि घटना के बाद वो लखीमपुर खीरी गए थे और फिर दोबारा नहीं जा पाए, इसलिए आज वो लखीमपुर जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी से 70 किलोमीटर दूर तिकोनिया इलाके में दोपहर 3 बजे हिंसा हुई थी। इसमें कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी के बेटे आशीष मिश्रा की कार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों को कुचल दिया था। इसके बाद वहां पर हुई हिंसा में 3 भाजपा कार्यकर्ता समेत अन्य 4 लोग मारे गए थे। लखीमपुर में यहाँ पे हमको इलेक्शन लड़ने तो आए नहीं रहे। लखीमपुर में या हमने पर्चा भर रखा। यहाँ पे जिन किसानों की डेथ हुई उस दिन के बाद हम उन परिवारों से नहीं मिले। जो किसान हमारे जेल में गए हम उनसे भी नहीं मिले। वे जेल में हैं, उनके परिवारों से मिलेंगे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, डीएम और एसएसपी है, इनसे हम मिलेंगे। 3 काम हमारे अभी यहाँ पे है, क्योंकि जितेनी वाला गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी, ये एक इशू है। तो ये सारे मामले अभी हैं, इनसे मिलेंगे। 2 दिन हम यहाँ पे अभी रहेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी। कल से यूपी में प्रचार में जान झोंकने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। कल कैराना दौरे पर रहेंगे अमित शाह। कल से शुरू होगा अमित शाह का जनसंपर्क अभियान। मृगांका सिंह के समर्थन में प्रचार की शुरुआत करेंगे शाह। कैराना से बीजेपी प्रत्याशी हैं मृगांका सिंह। एक तरफ जहां सपा और राष्ट्रीय लोकदल दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनावी संग्राम में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच अभी भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजनौर में सदर विधानसभा सीट से टिकट को लेकर सपा और राष्ट्रीय लोकदल उम्मीदवार आमने सामने हो गए।
आरएलडी ने डॉक्टर नीरज चौधरी और सपा ने डॉक्टर रमेश चौधरी को पार्टी का सिंबल दिया है, लेकिन गठबंधन होने के बावजूद दोनों उम्मीदवारों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वहीं आरएलडी के प्रत्याशी का कहना कि आरएलडी और सपा का गठबंधन काफी मजबूत है, दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को मिलकर सुलझा लेंगे। तो सपा और रालोद के उम्मीदवार आमने सामने आए। उन्होंने कहा कि वो अपने अपने लिए प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब दोनों ही सीटों पर गठबंधन हो रहा है और दोनों ही दलों के बीच में गठबंधन है, तो इस तरीके की स्थितियां आखिरकार क्षेत्र में क्यों उत्पन्न हो रही हैं? वो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, आपने वो देखा भी होगा, ऑफिशियल पेज पे नेशनल मीडिया में आया है। ये मेरे संज्ञान में आया है जो आप बात कह रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर पे मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बात आगे बता दी है। उन्होंने कहा है कि ये हम दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को तय कर लेंगे। गठबंधन बहुत मजबूत है, अटूट है। एक दो सीट पर इस प्रकार की समस्या हुई थी फर्स्ट राउंड में भी, वो दूर हो गई है। यहाँ से गठबंधन का एक ही प्रत्याशी लड़ेगा, मजबूत प्रत्याशी लड़ेगा, और वो मजबूत प्रत्याशी यहाँ से जीत के वो लखनऊ जाएगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को फतेह करने के लिए भाजपा पश्चिम के सह प्रभारी और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने बताया कि यूपी में प्रथम और दूसरे चरण में पश्चिम की 71 सीटों पर चुनाव होने वाला है। पश्चिम में भाजपा प्रत्याशियों के सामने बसपा, सपा और आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने होंगे। प्रत्याशियों की सूची में सामाजिक संतुलन बना रहे, भाजपा ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है। वहीं सपा और आरएलडी के गठबंधन में दंगाइयों और अपराधियों को टिकट देने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और पश्चिम के विकास की दृष्टि से एक समग्र राजनीति करते हुए एक सामाजिक संतुलन जनप्रतिनिधियों का बने, उसको ध्यान में रखते हुए समाज से जुड़े हुए लोगों को उम्मीदवार के तौर पर सामने लेकर के आई है। वहीं दूसरे दलों ने जिस प्रकार से टिकटें दी हैं, ऐसा लगता है कि वो अपराधी और दंगाई, उनको प्राथमिकता देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासत तेज हो गई है। चुनाव से आने पहले भाजपा के कई नेता पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम चुके हैं, तो सपा के कई नेता बीजेपी में शरीक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव कल देर शाम लखनऊ लौटी थी, जिसके बाद वो मुलायम सिंह यादव से मिली, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद लखनऊ आने पर पिताजी यानी कि नेताजी से आशीर्वाद लिया। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं खुश हूं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा का विस्तार हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड चुनाव से आने पहले हरक सिंह रावत ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, इससे बड़ी माफी और क्या हो सकती है कि प्रदेश में 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मुझे लगेगा मैंने माफी मांग ली, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अमित शाह ने कहा था कि दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, मैंने अंतिम समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। आपको बता दें कि बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। हरक सिंह ने कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि वो हरीश रावत से 100 बार भी माफी मांगने को तैयार हैं। हरक सिंह रावत ने हरीश रावत की सरकार गिराने में मुख्य भूमिका अदा करी थी। अगर आप इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो आपको नजर आएगा, जिसके बाद से अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि कांग्रेस में शामिल होना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी वापसी हो ही नहीं। लेकिन अब साफ हो गया है कि हरक सिंह रावत एक बार फिर से कांग्रेस का हिस्सा हैं, कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं और विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के लिए चुनावी मैदान में अहम भूमिका में नजर आएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अपराधियों और मादक पदार्थों की तस्करी की निगरानी के लिए देहात क्षेत्र में यूपी से लगने वाली 9 सीमाओं पर बैरियर लगाकर बाहर से आने वाले वाहनों की रैंडम चेकिंग शुरू हो चुकी है। पुलिस और स्टैटिंग की टीम 24 घंटे निगरानी रखे हुए है। इसके बाद बकायदा वाहनों की वीडियोग्राफी की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव में भी बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमारे जो जोनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, सेक्टर पुलिस अफसर हैं, इनको भी लगातार ब्रीफिंग
की गई है। एफएसटी और एसएसटी में जो तैनात पुलिसकर्मी हैं वो लगातार अब वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे जितने बैरियर पॉइंट हैं वो अभी एक्टिव कर दिए गए हैं। जो मेन बैरियर पॉइंट है, करीब 9 बैरियर पॉइंट अभी देहात क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं। उसके साथ जो बाहर से सीपीएमएफ आनी है, 3 कंपनी सीपीएमएफ की और 2 कंपनी हमारी जो स्टेट पुलिस की है वो पीएससी की, वो हमारे पास आ चुकी है। फ्लैग मार्च हम लोगों के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं और चुनाव की गंभीरता को देखते हुए लगातार सभी जितनी भी गतिविधि हैं उस पर हम लोग लगातार नजर बनाए। उत्तराखंड भाजपा ने घोषणा पत्र को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों से सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिनको पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सौंपा गया। वहीं भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जनता टीवी से खास बातचीत में घोषणा पत्र निर्माण की जानकारी को साझा किया है। सुनिए। ने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर तमाम जनता से सुझाव मांगे, तो उन सुझावों को एकत्रित करने का काम किया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हरिद्वार से सांसद है। निशंक जी, किस तरह से सुझाव आए हैं और अब कब तक उम्मीद करें कि आपका विजन डॉक्यूमेंट सार्वजनिक? ये पहला अवसर है जब किसी पार्टी ने इस सीमा तक के अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति का भी क्या भावनाएं है और क्या चाहता है वो इस राज्य के विकास की दृष्टि से, उसको हमने संग्रहित किया है। हमारी पार्टी ने 120 एलईडी ऐसे मोबाइल मैन को भेजा, अंतिम छोर तक के लोगों के भी सुझाव मांगे। आज हमारे प्रदेश के दोनों उपाध्यक्षगण ने हमारी कमेटी को उसको सौंपा है। कुल मिलाकर के ऑनलाइन और जो सुझाव मिले हैं, दोनों मिलाकर के 78,000 से भी अधिक सुझाव मिले हैं। हमारी कमेटी इनका व्यापक विश्लेषण करेगी और इसको दृष्टि पत्र में समाहित करेगी। एक खूबसूरत दूर तक चलने वाला, इस राज्य को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने वाला दृष्टि पत्र बनेगा। सर, समय कम है, 78,000 सुझाव मिलने की खुद आप बात पुष्टि कर रहे हैं, तो कैसे इनको समाहित किया जाएगा कि एक छोटे से दृष्टि पत्र में जनता तक मैसेज पहुंचाया जा सके? हम लोग युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और मोटा मोटा तो लोगों के सामान्यतः मैंने देखा कि अधिकांश लोगों के युवा है, महिला है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, हर दृष्टि से यदि देखेंगे, व्यापारी से लेकर के और मजदूर से लेकर किसान तक सबके सुझाव आए हैं। उन सभी सुझावों को जल्दी से जल्दी हम इसमें समाहित करेंगे। तो ये थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो सुझाव पत्र को लेकर काम कर रहे हैं और साफ तौर पर पुष्टि की है कि 78,000 से ज्यादा सुझाव उत्तराखंड में भाजपा को मिले हैं सुझाव पत्र को लेकर। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी भाजपा इन सुझावों को समाहित करते हुए अपना घोषणा पत्र जारी करती है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। तो कांग्रेस में अभी भले ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर देरी हो रही हो, लेकिन चुनाव प्रचार के लिहाज से कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खासकर डिजिटली माध्यम से प्रचार को लेकर कांग्रेस हल्द्वानी में एक कंट्रोल रूम बनाने जा रही है। यही नहीं, आने वाले दिनों में 70 की 70 विधानसभा सीटों में कंट्रोल रूम बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जहां से कांग्रेस के दिग्गज डिजिटल माध्यम से अपनी वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने आज गंगोत्री विधानसभा में डोर टू डोर जाकर महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क अभियान से पहले डुंडा से सैनी में बड़ी संख्या में युवाओं ने कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में कल बीजेपी ने 59 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इस बार 10 विधायकों के टिकट कटे हैं, जिसको लेकर पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। प्रदेश की कई विधानसभा क्षेत्रों में भाजपाइयों ने बगावती सुर बुलंद कर दिए। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज नैनीताल भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज शाह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भीमताल विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। वहीं मनोज शाह के साथ साथ 400 कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर पार्टी को जोरदार झटका दिया। दरअसल मनोज शाह भीमताल विधानसभा से विधायक राम सिंह कैड़ा को टिकट देने से नाराज चल रहे थे, क्योंकि विधायक राम सिंह कैड़ा कुछ समय पहले ही भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले वो निर्दलीय विधायक थे और उन्हें टिकट दे दिया गया। अमर जवान ज्योति को बुझा देने के मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता
लेटफलांग ने हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति को तो बुझा दिया, लेकिन भारतीयों के दिल में जल रही समर्पण की लौ को कैसे बुझा पाएगी। उन्होंने कहा कि अमर जवान ज्योति हमारे शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। केंद्र सरकार के इस कदम से ये साफ साबित होता है कि शहीदों के प्रति सरकार के दिल में कितना सम्मान है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से मंदिर की ज्योति को विस्थापित नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से अमर जवान ज्योति को विस्थापित करना संभव ही नहीं है। निंदा करते हैं और हमारे जितने भी शहीद परिवार और उनके परिजनों हैं, उनके साथ हम खड़े हैं और इसका घोर निंदा करते हैं। और आप अगर एक सच्ची देशभक्त की बात करें, जो सही से अपनी देशभक्ति की प्रति अपना उद्देश्य रखता हो, तो मुझे लगता है कि अमर ज्योति को आज बुझाना एक बहुत ही गलत फैसला है। यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा पत्र जारी किया। राहुल गांधी ने यूथ मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि इसे युवाओं से बात करते हुए तैयार किया गया। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि देश और यूपी की समस्या हिंदुस्तान के हर युवा को मालूम है। हम रोजगार कैसे दिलाएंगे, ये घोषणा पत्र में लिखा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिले जिले में युवाओं से बात की, उनकी समस्याओं को समझा और उनकी हर समस्या को इस घोषणा पत्र में शामिल करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो सीड स्टार्टअप फंड के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान होगा। ये तमाम कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातें हैं। 30 साल से कम उम्र के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी नौकरी में 40% महिलाओं को हिस्सेदारी मिलेगी। देखिए, जब हम घोषणा पत्र को देखते हैं, जब हम कांग्रेस के लिस्ट को देखते हैं, वहां पर जो कांग्रेस का 40% का नारा है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का, हर वो नारा प्राथमिकता के साथ में आगे जाता हुआ नजर आता है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान से पहले भाजपा उत्तर प्रदेश में नए कलेवर में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा मुख्यालय में आज भाजपा उत्तर प्रदेश का नया नारा और थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इसके साथ ही भाजपा उत्तर प्रदेश में मुख्यालय के नए मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए नजर आए। उनके साथ भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। लखनऊ से लेकर झांसी तक और अयोध्या से बिठूर तक, शहर गांव सब दूर दूर तक, गाजीपुर से गाजियाबाद से यूपी भर में शंखनाद से सुनाई पड़ती है यही उनका, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। सुनाई पड़ती है यही उनका, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। सोच जिनकी है ईमानदार, फिर से बीजेपी, काम करती रही जो दमदार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। तो थीम सॉन्ग में लास्ट में जो आपको राजधानी लखनऊ का रास्ता नजर आया है, बीजेपी ने तो अलगार कर दिया कि राजधानी लखनऊ का रास्ता उसे तय करना है। तमाम पार्टियां भी यही दावा करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।